हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मकान। दोस्तों, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पाइलोनेडल साइनस के लिए क्षार सूत्र बिल्कुल सेफ, इकोनॉमिक, एम्बुलेटरी प्रोसेस है और इसमें बहुत ही लो रिकरेंस रेट होता है और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी लगभग ना के बराबर होते हैं। जब भी हमें हमारे आसपास या किसी को पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या पाइलोनेडल साइनस जैसी समस्याएं होती हैं तो हम इसमें जो आज के टाइम के जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होती हैं उनको पता करते हैं। जो सबसे इजी होती है हम उसी को चुनने की कोशिश करते हैं। इसी के में हमको क्षार सूत्र के बारे में भी पता चलता है, लेकिन क्षार सूत्र पे बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं होने की वजह से या हमारे समाज में बहुत ही भ्रम, मिथ या कन्फ्यूज़न होने की वजह से हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता नहीं चलती हैं और हम इसको एज ए ट्रीटमेंट मॉडलिटी या एज ए ट्रीटमेंट विकल्प चुनने से पीछे रह जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पे आधारित सवालों की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमारी कोशिश है कि इस पे आधारित जो भी सवाल हमारे मन में है या हमारे आसपास हैं उनको हम एक वैज्ञानिक और एक तथ्यात्मक रूप से उसका उत्तर देने की कोशिश करें। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या कोई भ्रम है तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। हमें व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट में हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि एक लॉजिकल और एक साइंटिफिक जो इसका जवाब है वो हम आपको देने की कोशिश करें। इसी क्रम में आज का जो हमारा सवाल है, 13वां सवाल, कि क्षार सूत्र चिकित्सा की वैज्ञानिक व्याख्या और इसके प्रभाव का तंत्र क्या है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सवाल को और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो जो क्षार सूत्र का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। दोस्तों, आचार्य चक्रदत्त ने इसको बनाने की विधि बताई, प्रयोग करने की विधि बताई, लेकिन चूंकि काफ़ी समय पहले ये बताई गई थी, धीरे धीरे समाज में जो सर्जरी है उसके लिए एक डिक्लाइन आया। इसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लोग नहीं मानते थे, तो इसकी प्रैक्टिस काफ़ी कम हो गई। लेकिन नए समय में 1970 के आसपास इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो IMS इंस्टीट्यूट है, जो उसका आयुर्वेद संकाय है, वहाँ पे क्षार सूत्र को रिवाइव किया गया। प्रोफेसर PJ देशपांडे और PS शंकरन और प्रोफेसर KR शर्मा जी ने इसमें काफ़ी योगदान किया। इसको मॉडर्न टेक्निक और टेक्नोलॉजी के अनुरूप बनाया, इसको स्टैंडर्डाइज किया, तो हम लोग इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको मॉडर्न पैरामीटर पे सेट किया गया। जैसे जब भी हम लोग क्षार सूत्र को बनाते हैं तो उसमें जो हम लोग इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, कपास सूत्र यूज़ करते हैं, जो हम लोग स्नोही, अपामार्क और हरिद्रा को यूज़ करते हैं, उसको प्रॉपर स्टैंडर्डाइज किया गया कि हम जो भी मेडिसिन लेंगे वो किस क्वालिटी के लेंगे और जो भी हम लोग सूत्र लेंगे उसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए और वो किस तरह का होना चाहिए। जैसे हम लोग बारबल लाइनिन थ्रेड 20 या 30 लेते हैं, इसमें चूँकि इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ बहुत होती है, इसमें जो भार को सहने की क्षमता बहुत होती है। क्योंकि जब भी हम लोग हेमोरॉइडल मास का लाइगेशन करते हैं तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर धागा उतना टेंजाइल स्ट्रेंथ का नहीं होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए सबसे हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ का हम लोग इसमें सूत्र यूज़ करते हैं। और इसमें जो हम लोग अपामार्क यूज़ करते हैं वो हाई एंड क्वालिटी का होता है और जो हरिद्रा यूज़ करते हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी की होती है। और जो स्नोही छीट यूज़ करते हैं उसको मॉर्निंग टाइम में हम लोग 5 से 9 बजे के बीच में उसका संग्रहण करते हैं। इसको रखा नहीं जाता है, इसको हम लोग ताज़ा निकाल के ही इस्तेमाल करते हैं। ये सब पैरामीटर या गाइडलाइन सेट की गई है। अब अगर हम लोग अब चूँकि क्षार सूत्र को कुछ पैरामीटर पे हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया है कि जैसे इसका pH हम लोगों ने 9 से 11 के आसपास रखा है। इसकी जो लेंथ है लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए और इसका जो डायमीटर है 1.9 मिलीमीटर के आसपास होना चाहिए। और जो इसकी इस पर जो कोटिंग होती है, जो मेडिसिन की कोटिंग है, वो भी इतनी पतली लेयर में होनी चाहिए कि अगर हम लोग उसका वेट देखें तो 0.83 ग्राम के आसपास होना चाहिए। और कोटिंग के बाद जो हम लोग क्षार सूत्र तैयार करते हैं उसकी जो थिकनेस है वो 2.1 से मिलीमीटर के आसपास होनी चाहिए। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मोटे कोटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो क्षार सूत्र बहुत मोटा हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा और उसको पकड़ना और उसको यूज़ करना काफ़ी
टेक्निकल नहीं रहेगा, बहुत इजी नहीं रहेगा। इसलिए इन सारे पैरामीटर पे छाछसूत्र को रखा गया है। और जो इसमें हम लोग मेडिसिन से यूज़ करते हैं, जैसे स्नोही क्षीर है, हरिद्रा है, अपमार्ग क्षार है, तो इसका भी पीएच हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया है। जो स्नोही क्षीर होता है वो थोड़ा एसिडिक वैल्यूज़ का होता है, उसका पीएच हम लोग 5.6 के आसपास मानते हैं। और हरिद्रा 6.2 के आसपास पीएच होना चाहिए, हरिद्रा का इतनी अच्छी मेडिसिनल क्वालिटी होनी चाहिए। और जो अपमार्ग क्षार है वो लगभग 10.2 के आसपास उसका पीएच होना चाहिए। तो ये तो छाछसूत्र का साइंटिफिक एवेल्युएशन था, स्टैंडर्डाइजेशन था, जो हम लोगों ने मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स की वजह से इसको पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज किया। और इसको जब हम लोग बना लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग यूवी लाइट से या ऑटोक्लेव से इसको स्टरलाइज करके वैक्यूम पैक भी कर लेते हैं। और फिर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तभी इसको हम लोग ओपन करते हैं, ताकि छाछसूत्र में कंटामिनेशन ना हो, कहीं से कोई भी पैथोजन इसमें ना लगे। और हम इसको उस वैक्यूम पैक से निकाल के फिर डायरेक्ट सीधे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो इसकी टिश्यू रिएक्शन होती है वो भी हम देखते हैं कि टिश्यू ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने कि वो नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज़ को भी अफेक्ट करे। ये सिर्फ जहाँ पे हम लोग लाइगेट करें उन्हीं अफेक्टेड टिश्यूज़ को ही डिस्ट्रक्ट करे और उन्हीं पे सही से काम करे। अब अगर हम लोग इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो हम लोग 2 तरह के इफेक्ट देख सकते हैं। एक केमिकल इफेक्ट देख सकते हैं और दूसरा मैकेनिकल इफेक्ट देख सकते हैं। मैकेनिकल इफेक्ट जब भी हम लोग इसको हेमोरॉइडल पे मास पे लाइगेट करते हैं, चूँकि टाइटली लाइगेट करते हैं, वहाँ इसका मैकेनिकल इफेक्ट होता है और ये धीरे धीरे वहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस करता है। और टिश्यू नेक्रोसिस करके वहाँ जो भी हेमोरॉइडल मास होता है वो धीरे धीरे समय के साथ कट के अपनी जगह से स्लफ ऑफ हो जाता है या शेड ऑफ हो जाता है। और जो इसका केमिकल इफेक्ट होता है, चूँकि केमिकल इफेक्ट इसमें जो क्षार होते हैं, जो हरिद्रा होती है और नहीं होती है, इसकी वजह से होता है। तो ये वहाँ पे ड्रेनेज का भी काम करता है, इंसीजन लगाने का भी काम करता है, एक्सीजन का भी काम करता है। और जो वहाँ पे टिश्यूज़ होते हैं उनको स्टेराइल भी करता है। जैसे हम जानते हैं हरिद्रा व्रण शोधन के काम आता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। और जो स्नोही होता है डिब्राइडमेंट का काम करता है और क्विक हीलिंग भी कराता है। तो इस तरह से हम लोग केमिकल और जो मैकेनिकल इफेक्ट होते हैं। और हम लोग अगर थोड़ा सा बात करें तो इसमें जो केमिकल कॉटराइजेशन का भी एक प्रोसेस होता है। जो छाछसूत्र होता है वो केमिकली कॉटराइज करता है टिश्यूज़ को। ये कंट्रोल्ड कोagulation नेक्रोसिस भी कराता है। इसीलिए चाहे हम लोग उसको हेमोरॉइडल मास पे लाइगेट करें, चाहे हम लोग अपने जो फिस्टुला ट्रैक में है उसको लाइगेट करें, जब भी हम लोग फिस्टुला ट्रैक में लाइगेट करते हैं इसको हम लोग कभी भी टाइटली लाइगेट नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पे इसका मैकेनिकल एक्शन नहीं होता है। मैकेनिकल एक्शन इसका हेमोरॉइडल मास पे होता है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसका केमिकल इफेक्ट ही यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये कटिंग एक्शन के साथ अगर हम लोग टाइटली इसको लाइगेट करते हैं तो इसका कटिंग का एक्शन होता है। और ये नॉर्मल जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और इसका एंटी मैक्रोबियल एक्शन भी होता है, चूँकि इसका पीएच बहुत हाई होता है, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी रोकता है। और जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम लोग कहीं पे छाछसूत्र लाइगेट करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती है, इसलिए इसका हीमोस्टैटिक एक्शन भी होता है और ये ब्लीडिंग को रोकता है। अगर कहीं भी ब्लीडिंग वाले जगह पे हम लोग छाछसूत्र का एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग रुक जाती है। इसका मतलब ये हीमोस्टैटिक एक्शन भी प्ले करता है। इस तरह हमने देखा कि जो छाछसूत्र है वो साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरी तरह स्टैंडर्डाइज है। और आज के मॉडर्न टाइम में इस तरह के जो पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पाइलोनेफ्राइटिस साइनस के ट्रीटमेंट के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखा कि ये केमिकली और मैकेनिकली दोनों इफेक्ट करता है।